नमस्कार दर्शकों। एक ऐसा रोग आजकल चल पड़ा है जिसकी चर्चा आम आदमी करना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी उसे पूछना बहुत लाजमी हो जाता है और वो रोग है बवासीर, और जो कि हमारे नीचे की आंतों से जुड़ा हुआ रोग है। और बड़ी ही शर्म की स्थिति आती है जब ऐसा रोग हो जाता है और किसी से बता नहीं पाते, तो उसका इलाज होना बहुत लाजमी होता है, ज़रूरी होता है। ऐसे ही विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आयुर्वेद के जानकार और आयुर्वेद के चिकित्सक हमारे साथ हैं, जिसमें सर्वप्रथम हमारे साथ जो बैठे हैं इनसे परिचय लेते हैं। जी सर, शुभ नाम और कहाँ से? रामकृष्ण शर्मा, तारानगर से। जी, आप तारानगर में चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा का कार्य देखते हैं। हमारे साथ एक और चिकित्सक हैं, परिचय चाहते हैं। लीलाधर शर्मा, आयुर्वेद औषधालय गुसाई सर। जी, हमारे साथ यहीं भरतिया अस्पताल में कार्य देखने वाले, इनसे परिचय लेते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर संजय तंवर, चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, भरतिया हॉस्पिटल, चूरू। तो ये परिचय लेना ज़रूरी था, जिससे आपको पता चले हमारा विषय जो है वो उसका जवाब देने वाले कौन लोग हैं। और मैं ये परिचय जो ले रहा हूँ डॉक्टर मनोज शर्मा योगाचार्य के नाम से जानते हैं, और इन विषयों पर मेरी विशेष रुचि रहती है। तो ऐसा सब्जेक्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसको कहते हैं बवासीर, अर्शभगंदर। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि डॉक्टर साहब प्रचलन में जो नाम है वो डॉक्टर साहब बताएंगे। फिस्टुला, ऐसे कुछ रोग हैं जो कि हमारी नीचे की आंतों में होते हैं और उनका इलाज बड़ा मुश्किल हो जाता है। परिचय के बारे में जानना चाहें, क्या बीमारी है, कैसे होता है और इन बीमारियों का क्या क्या नाम दिया जा सकता है। हम हमारे साथ रामकृष्ण जी हैं, इनसे पूछते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या नाम जो है आजकल इन बीमारियों के बहुत सारे ऐसे सेगमेंट चल गए, ऐसे ऐसे प्रकार आ गए कि कई जो मरीज हैं, कई पेशेंट्स हैं वो बता भी नहीं पाते। किस रूप में आजकल आप देखते हैं? आयुर्वेद की परिभाषा में सबसे पहले अर्श रोग होता है। अर्श रोग में गुदा की बल्ली में सूजन बढ़ के और एक ग्रोथ बन जाती है, उसको अर्श कहते हैं। ये बाह्य और अंतः दोनों प्रकार के होते हैं। इसके अलावा एक बीमारी और होती है, उसको फिशर कहते हैं, अंग्रेजी में फिशर कहते हैं, और गुदविदार नाम है उसका। जैसे हार्ड लैट्रिन लगने के कारण गुदवल्ली में घाव हो जाता है और उसके कारण लैट्रिन जाने के समय ब्लड आता है और दर्द, भयंकर दर्द होता है। तीसरे प्रकार का रोग होता है, वो इनकी सेकंड थर्ड स्टेज के बाद होता है, उसको भगंदर कहते हैं और अंग्रेजी में उसको फिस्टुला कहते हैं। तो इससे गुदा के 2 अंगुल के घेरे में एक अलग घाव बनता है और उसका संबंध बड़ी आंत से होता है। अच्छा, सीधा बड़ी आंत से होता है, वहाँ से कचरा बाईपास होने लग जाता है। और उसके बाद चौथा एक प्रकार की बीमारी और होती है, उसको गुदभ्रंश कहते हैं, जिसे अपने आम बोलचाल की भाषा में कांच निकलना कहते हैं। तो ये 4 बीमारियां हैं, ये गुदद्वार की बीमारियां हैं और इनका अपने अलग अलग तरीके से सबका उपचार है। मुख्य रूप से आपने 4 बीमारियां बताई हैं। हमारे जो क्षेत्र में आजकल जो चूरू जिले की बात करें या राजस्थान परिक्षेत्र की बात करें, यहाँ मुख्य रूप से इन चारों में से कौन सी बीमारी आपके पास ज़्यादा आती है? इसमें अर्श की बीमारी के लोग ही ज़्यादा आते हैं, शुरुआती। जी, तो इसका मतलब है ये बीमारी शुरुआती तौर पर ही लोग आ जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट लेते हैं। अब बात करते हैं, डॉक्टर साहब लीलाधर जी हमारे साथ हैं। जी डॉक्टर साहब, अर्श की बात की, अर्श भी 2 प्रकार के बताए। ये समस्या की शुरुआत कैसे होती है और महिला पुरुष में इसका कोई अंतर होता है या फिर कोई विशेष कि ये पुरुष में होगी, ये महिला में होगी, ऐसा कोई आपके पास इसका कोई अनुभव है? जहाँ तक अर्श की बात है, भाई साहब रामकृष्ण जी ने ही बताया, एक ग्रोथ होती है पीड़िका के रूप में। मलाशय के नीचे के भाग के उत्तकों की वृद्धि, और उत्तकों की वृद्धि वो इस प्रकार की होती है कि उनमें ब्लड सप्लाई जो है वो नीचे तक से शुरू रहती है। इसीलिए नहीं तो पाइल्स को हम रूट से काटते हैं। क्यों? कि उसकी ब्लड सप्लाई बहुत गहरी है। अगर सीधी ऊपर से ही हो तो सीधा ऊपर से बांधो, बात खत्म। लेकिन ये अंदर से जुड़ा हुआ है, मांसपेशी से, गुदा की मांसपेशी से जुड़ा हुआ है। स्पिंक्टर मसल्स बोलते हैं जिसको।
महिला पुरुष की अंतर की जहाँ तक बात है तो व्याधि के कारणों में कोई लिंग का अंतर नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा महिलाएं लज्जावश संकोचवश मल का वेग को धारण ज़्यादा करती हैं। कहीं भी सामाजिक स्थल पे जहाँ महिला अगर कोई बैठी है तो वो उस वेग को धारण करेगी। तो ये जो एक कारण है वेग को धारण करने के रेशो का जो कारण है, उतना ही अंतर महिला और पुरुष के रोगों के अंतर में भी है। तात्पर्य महिलाओं में ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा होता है कि वो वेगाधारण का जो मुख्य कारण है उसको ज़्यादा करती हैं। अगर आपको कहीं शंका हो और आपको जाना हो और वहाँ आपने अगर रोक लिया तो आपको वो बीमारी धीरे धीरे, अगर ये आपने नियमित अपनी दिनचर्या में ले लिया है तो ये बीमारी आपको आ सकती है। ये पहला कारण है और यही कारण जो है कि महिलाओं में इसका जो है ये अधिकता देखी गई है। तो डॉक्टर साहब से अब आगे की बात जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, इससे आगे की स्टेज क्या होती है, कैसे इस बीमारी को जो है रिमूव किया जा सकता है और इसका कारण और मुख्य क्या कारण आप मानते हैं? मलवेग धारण मुख्य कारण जैसे बताया, उसके अलावा और भी बहुत से कारण है। जैसे किसी के पारिवारिक इतिवृत्त से भी आते हैं, हिस्ट्री, फैमिलियर हिस्ट्री भी मिलती है, सिटिंग लंबी वो कारण है दूसरा। और मैं तो ये कहूँगा कि आजकल जो हमारे शास्त्रों में जो वर्णित है उसके अलावा भी आज के परिवेश के इतने कारण इसको सम्मिलित किए जा सकते हैं। जैसे कि रात्रि जागरण, रात्रि जागरण कोई करता है तो ये मेडिकली ट्रूथ है कि बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है। रात को हम जागते हैं तो डिहाइड्रेशन होता है और ओरल डिहाइड्रेशन भी होता है। मुंह में आप देखिए कि रात को आप जागिए, सुबह मुंह से स्मेल आएगी। ये एक इससे जुड़ा हुआ तथ्य है। इससे इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि वो मुंह में जो सूखापन, ड्राइनेस आई है, उससे वो बैड स्मेल आ रही है। यही प्रक्रिया पूरी आंतों में रहती है। अब नीचे तक आंतों में डिहाइड्रेशन होता है, मल सूखता है। मल सूखता है तो जब वो गुदा से पास होता है तो मार्ग है वो इतना सॉफ्ट होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है कि वहाँ पे यदि रगड़क लगेगी तो म्यूकस मेम्ब्रेन छिल जाएगी, जिसे अब्रेशन कहते हैं। अब्रेशन छिल जाएगी। वो म्यूकस मेम्ब्रेन यदि और गहरी छिल जाए, पूरा कट लग जाए, रामकृष्ण जी भाई साहब ने बताया परिकृतिका, गुदविदार यानी फिशर, वो फिशर होता है। वो घाव गहरा हाँ हो जाता हाँ है और वो बाहर निकलता है। एक बात यहाँ और बताना चाहूँगा मैं कि बाह्य अर्श जो होते हैं ना, वो आभ्यंतर अर्श के ही इंटरनल पाइल्स के रिजल्ट होते हैं। वो इंटरनल पाइल्स यदि किसी को है तो ही एक्सटर्नल पाइल्स होते हैं। और इंटरनल पाइल्स की ही हम जब चिकित्सा कर देते हैं तो एक्सटर्नल पाइल्स हैं वो अपने आप खत्म हो जाते हैं, उनको ज़्यादा छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं रहती। ट्रीटमेंट है वो इंटरनल पाइल्स का ही, हेमोरॉइड्स का किया जाता है। जी, तो ये बात आपने बताई। अब दिनचर्या में कोई सुधार की इसमें आवश्यकता, आपने जैसे सीक्वेंस से आप बता रहे हैं। दिनचर्या सबसे पहला मूल मंत्र समय से खाना और समय से सोना। अब आजकल ये इंटरनेट का और मीडिया का ज़माना है। बच्चे रात को 2-2 बजे तक जागते हैं, 3-3 बजे तक जागते हैं, सुबह 9 बजे 10 बजे उठते हैं। तो ये मैंने जैसे बताया कि आज के परिवेश के बहुत से कारण इससे जुड़े हुए हैं, वो उसमें ये भी कारण है। नंबर 2 कि जो युवा पीढ़ी का अनुपात है इस रोगों के होने का वो बढ़ रहा है। वो ये इसी का यही कारण है कि रात्रि जागरण का वो उनका समय बढ़ गया। पहले जब बच्चा 10 बजे सोता था, 11 बजे सोता था, अब 2 बजे सो रहा है, 3 बजे सो रहा है, या हो सकता है सुबह 5 बजे तक भी कई लोग चलाते हैं, मैंने ऐसा देखा है। तो ये वर्तमान परिवेश में ये व्याधि आपने जैसे शुरुआत में ही बताया था कि ये बहुत बढ़ रही है। तो इसके बढ़ने का ये एक कारणों में मैंने बता दिया आपको। जी, अच्छा, एक बात मैं जानना चाह रहा था, उम्र का मैं पूछ ही रहा था आपसे कि उम्र का क्या मामला है। तो पहले जो ये ऐसे रोगी होते थे वो 40-45 के पार आते थे, अभी इसका रेशियो उम्र का डाउन में कितने तक आया है? देखिए मनोज जी, 18 साल 17 साल के भी बच्चे हमारे पास
आ रहे हैं। और 17 साल का एक बच्चा अभी हमारे पास फिस्चुलर बॉयल हुई थी उसके, वो हमने अभी ट्रीट किया है। हाँ, तो 17 साल का बच्चा भी। तो ये रेयर केस होगा आपके पास, शायद इतनी कम उम्र के बच्चे आपके पास पहले नहीं आए होंगे। नहीं, इन दिनों में इसको रेयर केस नहीं कह सकते। युवा पीढ़ी में इसका अनुपात है वो बिल्कुल तीव्र गति से बढ़ रहा है युवा पीढ़ी में इसका अनुपात। और आज से अगर 20 साल पहले की बात करें तो क्या ऐसे केस थे आपके पास? नहीं, 20 साल पहले हम शिविरों में इसका ट्रीटमेंट और वो आउटडोर में हम देखते थे, तो युवा पीढ़ी की इतना अनुपात नहीं था। तो ये आप देखेंगे कि हमारी दिनचर्या का इफेक्ट हमारे ऊपर आ चुका है, और युवा जो आपको चेहरे से बता नहीं रहे लेकिन उनके अंदर शरीर में बीमारियां शुरू हो चुकी हैं, और वो बीमारी ऐसी जिसका जिक्र भी वो आपके सामने नहीं करेंगे। आज हम उसका जिक्र कर रहे हैं। कई सवाल, कई जवाब आपके मन में उठ रहे होंगे। स्थान का नाम हम बताएंगे, डॉक्टर्स का नाम हमने बता दिया, परिचय देंगे, आप ज़रूर इनसे मुलाकात कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब अगर इलाज की बात करें, एलोपैथी हमारे पास है, होम्योपैथी हमारे पास है, आयुर्वेद हमारे पास है, क्या बेस्ट इलाज मानते हैं? शायद मैंने आयुर्वेद को जैसे पढ़ा है या अन्य चिकित्सा पद्धतियों में देखा है, इस बीमारी के लिए आयुर्वेद को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो क्या मानते हैं, कहाँ कहाँ इसका इलाज संभव है और कैसे संभव है? हमारा कोई पेशेंट अगर देख रहा हो तो उसको एक सीधा जवाब मिल जाए, ऐसा कोई जवाब आप दीजिए। उपचार की सभी पैथियों की आपने बात की, क्योंकि मैं आयुर्वेद का चिकित्सक हूँ, मैं आयुर्वेद की ही पैरवी करूँगा। और ये स्पष्टता के साथ बताना चाह रहा हूँ, इसमें कोई हस्तक्षेप वाली या इंटरफेयर वाली बात नहीं है, पक्षपात वाली बात नहीं है। गुदमार्गीय व्याधियों के लिए आयुर्वेद की जो हमारी पैथी है, आयुर्वेद के जो हमारे उपक्रम है, क्षार सूत्र है, स्ट्रेच भी हम करते हैं आयुर्वेद पद्धति से, वर्ती भी डालते हैं जात्यादि तेल की और उनकी इसके फिशर के केसेज में। वो जितने भी हमारे आयुर्वेद के उपक्रम हैं वो सब निरापद हैं, अच्छा उनका परिणाम है। सबसे बड़ी बात ये, उनका कोई दुष्परिणाम ही नहीं है। तो वाकई में इनका दुष्परिणाम नहीं है, और आयुर्वेद जो है वो इस पद्धति को सही करता है। यहाँ पर आयुर्वेद के ही डॉक्टर हैं, और आयुर्वेद का ये भरतिया अस्पताल में जो डिपार्टमेंट है इसको संभालते हैं संजय जी। इनसे हम बात करते हैं। संजय जी, जैसे आयुर्वेद की बात आई, अगर इसके लिए प्राथमिक रूप से आपके पास कोई जांच करवाने आए तो आप दवा के रूप में या दैनिक दिनचर्या में खान पान के रूप में उससे सीधा इलाज हो जाए, ऐसा कोई इलाज आप बताएं तो हमारे दर्शकों को सीधा एक नुस्खा मिले, ऐसी कोई बात हो तो बताइए। हाँ मनोज जी, जैसा कि आपने बताया कि आजकल हमारे लाटा जी ने भी बताया, डॉक्टर साहब ने, कि जो दिनचर्या का हिस्सा है लोगों की वो इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है, लोग बाग अपनी सेहत के प्रति बहुत लापरवाह हो चुके हैं कि डेली ओपीडी में इस तरह के 1-2 पेशेंट्स आ रहे हैं धीरे धीरे। और महिला ही भी, ऐसी बात नहीं है, महिलाएं भी आती हैं। उनको हम सबसे पहले यही समझाते हैं कि सबसे पहले आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कीजिए, क्योंकि बहुत से रोग जो हैं दिनचर्या से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, और इसमें ये पाइल्स, फिस्टुला और फिशर जैसी व्याधियाँ तो सर्वप्रथम हैं। लोग बाग निसंकोच होकर बता नहीं पाते हैं, लेकिन जब हम उनके साथ थोड़ी काउंसलिंग करते हैं तो हमें उनकी हिस्ट्री से पता लग जाता है, और जैसे ही हम उनसे पूछते हैं तो वो तुरंत इस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं। तो उनको हम यही एडवाइस करते हैं कि सबसे पहले तो वो अपनी दिनचर्या का ध्यान रखें, पानी अधिक से अधिक पिएं, सैलिड खाएं। खाने में आजकल लोग फास्ट फूड वाली जो लाइफ है अपनी, बर्गर, पेस्ट्री, पिज़्ज़ा, इन चीज़ों से अपने आप को बचाएं। जूस है तो जूस की बजाय मैं ये प्रेफर करूँगा कि वो फ्रूट्स लें सीधे, क्योंकि फ्रूट्स में फाइबर्स होते हैं। और आजकल जूस का ज़माना है, लोग पैकिंग की तरफ ज़्यादा जाते हैं, भाई हाइजीनिकल हैं। और ऐसी बात नहीं है कि गांव के जो परिवेश के लोग आ रहे हैं वो भी इन चीज़ों को, छाछ और राबड़ी और अपनी सांगरी, कैरिये की सब्ज़ी छोड़ के, और कहते हैं साहब खून बढ़ाने के लिए पानी पिएं तो क्या पिएं, ये इस तरह की चीज़ें। तो हम उनको, ये ग्रामीण आए चाहे शहरी आए, हम उनको ये चीज़ ज़रूर बताते कि आप अपने जो नेचुरल ड्रिंक्स हैं, छाछ है, राबड़ी है, दही की शरबत है, कैरी का पानी है, ये सब चीज़ें आप अपनी दिनचर्या में शामिल करें। और कैरिये की, सांगरी की, फली की, और ये चीज़ें जो सब्ज़ी हैं इनका इस्तेमाल करें। सैलिड सबसे ज़्यादा यूज़ करें, खीरा, ककड़ी, टमाटर, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनको आप अधिक से अधिक अपनी दिनचर्या में शामिल करें। और दूसरा कि जैसे रात्रि जागरण की एक बहुत बात ज़रूरी है इसके अंदर,
फेसबुक व्हाट्सएप जैसी जो साइट्स हैं, इनके ऊपर देर रात तक जागने से, आयुर्वेद में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में हम उनको सबसे पहले यही एडवाइस करते हैं कि आप सबसे पहले अपनी दिनचर्या का पहला पार्ट सुबह के ब्रह्म मुहूर्त से आरंभ कीजिए। यदि आप सुबह जल्दी उठेंगे तो आपका पूरा दिन मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य लेके आएगा। इसलिए ज़रूरी है इसके अंदर और वो इस चीज़ को स्वीकार भी करते हैं कि हम वास्तव में ऐसा नहीं कर पाते हैं। और इसका काउंसलिंग का इतना ज़बरदस्त इसमें इफ़ेक्ट आता है कि 30-40% पेशेंट्स जैसे ही अपनी दिनचर्या को रेगुलर करते हैं, ये चीज़ें अपने आप सबसाइड हो जाती हैं और उनको रिलीफ आने लगता है। सेकेंडली, हम उनको ट्रीटमेंट के बतौर सामान्य बातें करें तो जैसे आयुर्वेद में नेचुरल त्रिफला चूर्ण जो बताया गया, क्योंकि इसमें कब्ज एक बहुत बड़ा कारण है और कब्ज यदि नहीं रहेगा, पेट साफ रहेगा तो बहुत सारी व्याधियां अपने आप दूर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम उनको ये कहते हैं कि आप अपना कब्ज के लिए ज़्यादा रहता है तो आप त्रिफला चूर्ण मिलता है, ईसबगोल आता है, ईसबगोल आप दूध के साथ ले सकते हैं। अच्छा, इसबगोल का तरीका क्या रहता है? जैसे दूध के साथ आपने बताया, कोई लोग पानी के साथ बताते हैं, कैसे इसको लिया जाए? बढ़िया ये रहता है कि गर्म दूध के साथ इसे लिया जाए रात को सोते टाइम। इसको आप दूध में डाल के भी ले सकते हैं। कईयों को इसका टेस्ट में गड़बड़ लगता है तो हम उन्हें ये कहते हैं कि आप पहले थोड़ी क्वांटिटी में मिल्क ले लीजिए, उसमें इसको मिक्स करके पी लीजिएगा, ऊपर से गर्म गर्म दूध भी पी सकते हैं। कई लोगों को दूध से एलर्जी होती है तो हम उन लोगों को ये कहते हैं आप इसको गर्म पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कोई बात नहीं। लेकिन दही या छाछ से हम मना करते हैं क्योंकि वो दोनों ही काम करता है। उससे यदि दस्त लगे हों तो उसके अंदर दही या छाछ का इस्तेमाल बताया जाता है। लेकिन लैक्सेटिव देना हो, यदि कब्ज है और उसको लेटिन साफ करने के लिए हमें देना हो तो इसको दूध के साथ ही प्रेफर किया जाता है। तो ये हम उपचार बताते हैं। दूसरा, कुछ औषधियाँ हैं हमारे पास, काढ़े हैं, टेबलेट्स हैं, उन्हीं से हम उपचार करने का प्रयास करते हैं। डेली यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं, उनका ऊपर ओटी है, वहाँ पे एग्जामिन करके उनको उसकी बीमारी के बारे में काउंसलिंग की जाती है सबसे पहले, क्योंकि काउंसलिंग इसमें बहुत ज़रूरी है। पेशेंट को लगता है कि वाकई में ऐसा है, उसके हिसाब से फिर हम उनको इलाज देते हैं। बहुत बढ़िया बात है। और देखिए कि आप एक अगर बवासीर से संबंधित ऐसी कोई व्यक्ति को जानते हैं या कोई हो तो इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। अनुभव की बात हमारे साथ ये है कि रामकृष्ण जी भी और लाटा जी भी दोनों इस मामले में ऑपरेशन के मामले में बड़े अनुभवी हैं और बहुत सारे ऑपरेशन इनके हाथों से हो चुके हैं। तो लाटा जी कुछ बात कहना चाह रहे थे, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं संदेश के रूप में यही कहना चाहता हूँ कि गुदमार्गीय जितने भी रोग हैं लगभग मोटे तौर पे हमने एक्सप्लेन करने का काफ़ी प्रयास किया है। इस प्रकार की यदि शंका शुरुआती दौर में यदि किसी के हो और वो हमें रिपोर्टिंग करे तो प्राथमिक अवस्था में यदि उसका उपचार हो जाए तो भीषण स्थिति नहीं आती और रोगी है वो परेशान होने से और बड़े खर्चे से या तकलीफ देह उपचार के जो चरण होते हैं उनसे बच जाता है। इसलिए अपनी इस बीमारियों को छुपाए नहीं और बताएं। मल वेग धारण जैसी ये जो कुपथ्य हैं इनसे बचें। बहुत सही बात है, लाटा जी ने जैसे बता दिया और संजय जी ने आपको पूरे विस्तार से एक बात बताई कि आप क्या खाना चाहिए, आपको क्या नहीं खाना चाहिए। त्रिफला और इसबगोल, इनके नाम आपने सुने होंगे, उनको लेने का तरीका आपको बताया है। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जीवन में अपनाएं तो हम और स्वस्थ हो सकते हैं और इस बीमारी से बहुत दूर जा सकते हैं। लेकिन शुरुआती वही बात है, काउंसलिंग, जैसे संजय जी तंवर यहाँ पर काउंसलिंग करते हैं, उस काउंसलिंग से 40% तक लोग सही हो जाते हैं काउंसलिंग से ही। और फिर उसके आगे की बात आती है कि उसका ट्रीटमेंट, इलाज और ऑपरेशन। तो रामकृष्ण जी से जानना चाहेंगे, कई लोग डरते हैं ऑपरेशन के नाम से कि ऑपरेशन हो जाएगा तो पता नहीं क्या होगा। क्या अर्श भगंदर पाइल्स इस रोग में ऑपरेशन सक्सेस है? एक बार ऑपरेशन हो जाए तो क्या दोबारा होने की संभावना होती है या एकदम से स्वस्थ जीवन व्यक्ति जी सकता है? आयुर्वेद की पद्धति से ऑपरेशन नाम ऑपरेशन है, बाकी कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है। सिर्फ क्षार सूत्र से पाइल्स को या भगंदर को बांधा जाता है और धीरे धीरे वो ऑटोमेटिकली कट के रिमूव हो जाता है और एक बार होने के बाद उस स्थान पर दोबारा नहीं होता। सबसे फ़ायदे की बात यह है। और तीसरी बात है कि इससे गुदवल्लियों में कोई नुकसान नहीं होता, संकुचन में, ताकत में और मल को धारण करने में कोई समस्या पैदा नहीं होती। कोई चीज़ का कट नहीं लगाया जाता, कट नहीं लगाया जाता। इसमें ऑटोमेटिक ही उस धागे से ही कटिंग होती है, उसी से हीलिंग होती है और ये प्रक्रिया लगभग 6-7 दिन में पूरी हो जाती है।
तो इसमें किसी प्रकार की जटिलता नहीं है, किसी प्रकार की रिस्क नहीं है, और बीमार जैसे ऑपरेशन करने के बाद अपने घर जा सकता है, कोई दिक्कत की चीज़ नहीं है। बहुत सही बात कही है। आप देखिए कि ये रोग ऐसा है कि घर के लोग भी सेवा करना बंद कर दें अगर बहुत हैवी स्थिति में आ जाती है, लेकिन आयुर्वेद के चिकित्सक हैं जो कि बड़े ही बड़े मन के हैं, जो कि इस चीज़ का इलाज करते हैं। व्यक्ति खुद नहीं बताना पसंद करता, उसको आयुर्वेद चिकित्सक बड़े ही मनोयोग से उस बीमारी को ठीक करते हैं और उस व्यक्ति को स्वस्थ करते हैं। और ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट किए होंगे। डॉक्टर साहब, आपने अब तक कितने ऑपरेशन जो है अपने हाथों से कर दिए? अभी हम यहाँ 2012 में जैसे अपने सोती बहू ने कैंप लगा था, उसके बाद कंटिन्यू चल रहा है। अभी सादुलपुर में अपना 15 फरवरी से 24 फरवरी तक कैंप था, उसमें 30 केस हुए थे और उनका फॉलोअप अभी जैसे भर्ती अस्पताल में चल रहा है। और 16 बीमारों को हमने फॉलोअप शुरू किया था, उसमें से एक बीमार अभी कंटिन्यू में चल रहा है, और कोई नया बीच में आता है तो उसको भी सलाह दे दी जाती है। तो ये इस तरीके से ट्रीटमेंट होता रहता है। लाटा जी से जानना चाहेंगे कि इस प्रकार के मरीज अगर संपर्क करना चाहें, वो चाहते हैं कि उनका इलाज हो, कैसे इलाज हो, कैसे वो व्यक्ति आए, कैसे संपर्क करे, तो आप क्या बताएंगे? वैसे तो हमारे ज़िले में 123 हमारे संस्थान है, औषधालय हैं। किसी भी औषधालय में अपनी बीमारी के बारे में बताए, रजिस्टर में दर्ज करवाए, तो जैसे उपचार के रूप में संजय जी ने बताया, वो उपचार सारे औषधालयों में संभव है। रही बात आगे नेक्स्ट स्टेप की, यदि किसी को आवश्यकता होती है सर्जरी के लायक हो या और जो मैंने अभी उपक्रम जो बताए उनके, तो उसके लिए अस्थायी तौर पर हमने ये DBH चूरू में हमारा जो औषधालय संजय चौर जी जहाँ के प्रभारी हैं, वहाँ पे हम थिएटर हमने बनाया हुआ है, वहाँ फॉलोअप भी कर रहे हैं, और साथ साथ जो पेशेंट नए रिपोर्टिंग करते हैं उनका भी हम अपने स्तर पे जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा यथासंभव जो उपक्रम है वो उनको काम मिले कि हम उपचार कर रहे हैं। और ये प्रयास करेंगे कि विभागीय स्तर पर ये घोषित शल्य कक्ष घोषित हो यहाँ, इस बात की हम प्रयास करेंगे। चूरू के नागरिकों को ये हमारे विभाग की एक अलग से सेवा और मिले। पंचक्रम यहाँ चल रहा है, ये एक ए क्लास हॉस्पिटल है, ये 20 श्रेणी हॉस्पिटल है, एक छत के नीचे है। हमारा प्रयास ये है कि अर्श भगंदर के लिए शल्य चिकित्सा यूनिट भी हम यहाँ, और हमारा हम जो ये कर रहे हैं फॉलोअप, ये भी हमारा एक प्रयास ही है कि इस तरीके से शुरुआत यदि हम कर दें, प्रारंभ कर दें, तो विभाग उसको स्वीकार करते हुए इसको विधिवत प्रारंभ कर दें। तो ये हमारा एक प्रयास है कि ऐसे रोगों के रोगी भी अपना इलाज लें, और बहुत सारे लोग नहीं बता पाते हैं और उस बीमारी को और बढ़ा देते हैं, उसका इलाज हो। इसके लिए आप भर्तिया अस्पताल में आ सकते हैं। यहाँ पर आपको डॉक्टर संजय जी तंवर मिलेंगे। संजय जी, क्या टाइम रहता है यहाँ पर आने का, मिलने का? यही जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के टाइमिंग्स हैं, गर्मियों में प्रातः 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक प्रतिदिन OPD चलती है। रविवार को 9 से 11 रहता है, और अन्य छुट्टी या अवकाश के दिन भी 9 से 11 रहता है। और जब शीतकालीन समय होता है तो हॉस्पिटल 9 बजे से लेकर 1 बजे तक के हो जाते हैं, 3 बजे तक, 9 बजे से 3 बजे तक के हो जाते हैं। तो ये समय रहता है, और इस हॉस्पिटल टाइमिंग्स में कभी भी कोई भी रोगी आके यहाँ पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और यथासंभव चिकित्सा जो भी उपलब्ध होगी वो हम यहाँ उनको तुरंत उपलब्ध करवाते हैं। और सब कुछ निःशुल्क है, पर्ची भी निःशुल्क है, जांच भी निःशुल्क है, और जितनी भी और प्रोसेसिंग है सब निःशुल्क है, कोई इसके अंदर चार्ज नहीं लिया जाता। तो ये निःशुल्क सेवा, और यहाँ पर आप केवल आपको आना है, घर से निकलना है, समय निकालना है, और ऐसी बीमारी के लिए जो आपको बैठने भी नहीं देती, तो ऐसी बीमारी को ठीक अगर आप करेंगे तो आपके लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, सबके लिए बढ़िया रहेगा। आप सभी जो डॉक्टर्स हैं इनसे हमने आज बात की है। यहाँ से जो एक छोटी सी OPD है उसमें जो यहाँ के कार्य देखने वाले हैं इनसे भी हम छोटी सी बात करेंगे, जिससे उनका भी मनोबल बढ़े, क्योंकि ये कार्य एक मन से ही लिया गया कार्य है, और ऐसी इलाज जो है वो हो जाए तो एक आम आदमी को बड़ा सुखदायी होता है, और वो इलाज मिल जाए तो ये मान के चलिए कि वो बड़ी दुआएं देता है।
तो इस पाइल्स की बीमारी के लिए जो ऑपरेशन थिएटर है वहाँ पर भी हम आए हैं, भरतिया अस्पताल में स्थित है। यहाँ पर जो संभालते हैं इस ओटी को, उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है? मेरा नाम बाबूलाल आशेरी है जी। मैं आयुर्वेद कंपाउंडर हूँ और 15-20 साल से मैं ओटी का काम कर रहा हूँ। चूरू जिले से मैं एक ही हूँ अच्छा। ओटी में। तो ओटी में आप जैसे ऑपरेशन अर्श भगंदर के ही ऑपरेशन होते हैं? अर्श भगंदर के और कर्तिका के वो उसके ही होते हैं। जी। तो आम तौर पर आप एक पेशेंट के अनुभव के हिसाब से क्या कहेंगे? एक पेशेंट यहाँ पर आता है और जाता है, उस बीच का पीरियड और उसके बाद का पीरियड के बारे में क्या कहेंगे? उसको मैं तो यही कहूँगा कि वो पहले आता तो घबराया हुआ आता है, बाद में हम उसको सांत्वना देते हैं पर उसका कोई तकलीफ नहीं होती है। इस तरह ट्रीटमेंट करते हैं चिकित्सक महोदय द्वारा। और 4 सूत्र बंधन, अगर 4 सूत्र बंधन करना तो 4 सूत्र बंधन कर देते हैं। अगर उसके कर्तिका वगैरह उसका फिसर है तो उसको वो गाज पट्टी उसे लगा देते हैं। और इंस्ट्रूमेंट को सब साफ सुथरा रखना मेरा काम है। वो काम है। तो आपने कभी मशीन है ये ऑटोक्लेव है, इसमें क्या गॉज पट्टी और इनको इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइजेशन करते हैं ड्रेसिंग ड्रम के डाल के इनके। तो ये पूरी व्यवस्था आप देखते हैं? मैं देखता हूँ, 15-20 साल से देख रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि ये पूरी व्यवस्था देखते हैं और पूरी सेवा भाव से आयुर्वेद में काम होता है और इनके द्वारा पाइल्स, फिस्टुला और अर्श भगंदर की इस तरीके के जो रोग हैं और इनकी जो ऑपरेशन है वो यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार के रोगों में हम शंका ना करें, हम बार बार आपको यही कह रहे हैं, शंका ना करें और आप ज़रूर अपना ट्रीटमेंट लें और अपना इलाज करवाएं। एक पेशेंट जिन्होंने यहाँ पर इलाज लिया है और कैसा इनको महसूस हो रहा है, बात करते हैं। जी, क्या नाम है? मेरा नाम श्याम सिंह है, मैं तारानगर के पास संगोई के रहने वाला हूँ। मैंने यहाँ ऑपरेशन करवाया, बहुत बढ़िया मेरा ऑपरेशन हुआ। पहले मेरे बहुत पीड़ा थी, अभी मेरे कोई पीड़ा नहीं है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल भी मेरे नहीं। क्या लक्षण थे आपको? शुरुआत कैसे पता चला कि मेरे ये बीमारी है? शुरुआत पहले मेरे गुमड़ी सी निकली, फिर वो सुन्न सी हुई, उससे मेरे दर्द रहने लगा, पीड़ा हुई बहुत। उनके बाद बहुत सी दर्द रहने लगा, बैठने में दिक्कत आनी, सोने में दिक्कत रहती। फिर मैं उनके पास डॉक्टर साहब के पास आया तो उसने ऑपरेशन किया, मैंने बहुत फ़ायदा हुआ। अब आप आराम से अपने सारी दिनचर्या जो है निभा रहे हैं, पूरा काम? बिल्कुल साहब, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल कार्य कर रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, बैठने में उठने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। तो आप देख रहे हैं कि श्याम सिंह जी को पूरा एकदम ट्रीटमेंट मिला है और निःशुल्क मिला है सारा, सभी ट्रीटमेंट निःशुल्क मिले? निःशुल्क मिला है सर, मेरा किराया कोई किराया नहीं लगता है सर मेरा। जी। तो देखिए कि निःशुल्क मिला है सारा ट्रीटमेंट और बड़ी अच्छी बात है कि हम अगर हमारा ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो जीवन जो है हमारा स्वस्थ रहे, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही हमारी कामना है, यही अपेक्षा। तो आज हमने यहाँ पर 3 जो हमारे आयुर्वेद चिकित्सक यहाँ पर पधारे और इनसे हमारी बात हुई और बड़ा ऐसा विषय जिस पर आज तक बहुत कम लोगों ने बात की होगी, हम ओपन आपके लिए बात कर रहे हैं। आप समझें और आप इस बीमारी को अपने शरीर में पलने ना दें, इस बीमारी को हटाएं, इस बीमारी को दूरी बनाएं। और हमारे साथ रामकृष्ण जी वैद्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बड़ी अच्छी बात कही। कोई संदेश है तो ज़रूर बताइए। जनता को इस तरह की योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए। जी, तो ये संदेश लाटा जी क्या कहेंगे? सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये मेरी कामना है। चिकित्सकीय दृष्टिकोण से जितने मैं तथ्य बता सकता हूँ था मैंने कोशिश की है, बताए हैं। उसके साथ ही सभी हमारे नागरिक वृंद के स्वस्थ जीवन की कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी? पहला सुख निरोगी काया, इसी भावना के साथ कोई भी मन में शंका ना रखते हुए कभी भी कोई भी नागरिक, कोई भी रोगी यहाँ पे आके निःशुल्क सभी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हमने जो है सारी बातें की और आप इससे कुछ लाभ उठाएंगे। मेरे साथी रोहित चौहान के साथ मैं डॉक्टर मनोज शर्मा लेता हूँ इजाज़त। त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।